नमस्कार दोस्तों। आज हम बातें करेंगे समाज, युवा, भविष्य और उसकी सच्चाइयों की। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारत का अनप्रोडक्टिव यूथ। लेट्स डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एंड टुडे आई एम वेलकमिंग राहुल प्रजापति जी, जो एक हमारे इंडिया के टॉप एमएनसीज में जॉब करते हैं और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। हेलो राहुल जी। नमस्ते हेमंत जी, धन्यवाद आपका यहाँ पे मुझे इनविटेशन देने के लिए। और आज हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपके जो भी डाउट रहेंगे आप पूछिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से उस चीज़ को मैं सॉल्व कर पाऊँ, ताकि ये हमारा जो देश है और भी महान बन पाए। राहुल जी, हमारा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि भारत का जो यूथ है अनप्रोडक्टिव क्यों होता जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत में एक शायरी के साथ करना चाहूँगा। बेसिकली तो मालूमात के शोर में हर ख्वाब खो गया, मालूमात के शोर में हर ख्वाब सो गया, राहें तो बहुत थी मगर रहनुमा सो गया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं आज के टाइम में कि हमारे पास इंफॉर्मेशन और ज्ञान का बहुत ज़्यादा भंडार है, लेकिन उन ज्ञान का हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी एक मेमोरी को दी जाती है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन चालू हो जाती है। अब आप जो कह रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव है या नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो यूथ है वो अनप्रोडक्टिव हो चुका है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या, आपको क्या लगता है? 80 डिग्रीज भी हमारे पास, आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ रही, कह रही कि हम एमएनसी जीसीसी सेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बट स्टिल इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट के दो कारण हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो कारण है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक स्किल बेस्ड नहीं है। इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली स्किल की, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरी। तो ये दो चीज़ें, एक जो बहुत मेन फैक्टर मुझे लगता है वो है। और तीसरा चीज़ जो मुझे लगता है अनप्रोडक्टिविटी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारी जो जनता है, हमारा जो यूथ है, वो इस समय उलझा हुआ है रील चलाने में। अब आप जैसे कोई भी रील चलाइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने आधे घंटे पहले एक रील देखी, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने आधे घंटे पहले कौन सी रील देखी होगी आपको याद नहीं होगी। और मुख्यतः कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो आखिरी रील देखी वो भी आपको याद नहीं होगी। लेकिन उस चीज़ के बीच में आपका आधे घंटे का समय चला गया, और उस आधे घंटे के समय के कारण आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो पूरी चली गई। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया बिल्कुल सही आपने बोला। सोशल मीडिया, देखिए, तकनीकी हमेशा वरदान और अभिशाप दोनों होती हैं। तो तकनीकी का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। आप सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप जो है लर्निंग कर सकते हैं वहाँ से। और साथ ही साथ उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी है। हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है वो बहुत ही घातक होती है किसी भी इंसान के लिए। तो आप कहना चाहते हो सोशल मीडिया के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसलिए जिम्मेदार है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही जिम्मेदार है। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो भारत के मैं देखता हूँ और अन्य देशों के जो एजुकेशन सिस्टम उनमें देखता हूँ, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे सिर्फ एक सिलेबस दे दिया गया है कि आप ये चैप्टर से ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आपने एक क्लास पास कर ली। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका कोई अनुभव नहीं है। हमारे यहाँ रटन विद्या सिखाई जाती है कि आप रटो, नंबर डालो, लेकिन उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। संबंध यही, आपने अगर आपका बच्चा अगर कम नंबर भी पा रहा है लेकिन वो रियलिटी को जान रहा है, उसको महसूस कर पा रहा है, उसको सीख पा रहा है, वो बच्चा ज़्यादा बढ़िया है जो एक रट के बच्चा जो 100% पा रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हो कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? सरकार इसके लिए कर क्या रही है इस समस्या को दूर करने के लिए? देखिए, अब इनके दो पहलू हैं। मैं आपको सबसे पहला पहलू ये बताता हूँ कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ है और जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारा यूथ मेंटल पीस में नहीं रहेगा, उसकी साइकोलॉजी सही नहीं रहेगी, तो वो ये निर्णय नहीं ले पाएगा कि उसको कितना समय कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। तो यदि हम कुछ समय सोशल मीडिया पे दें, सरकारों को इस पर थोड़ी बंदिशें लगानी चाहिए कि आप जो है इंटरटेनमेंट कंटेंट जो है दिन के 2 घंटे दे सकते हैं, और एजुकेशनल कंटेंट के लिए कोई टाइमिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एंटरटेनमेंट करिए, लेकिन आप जो 2 घंटे डेली एंटरटेनमेंट कर रहे हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है आपकी लाइफ में, जो बंदा रील बना रहा है, जो बंदा मेहनत कर रहा है, तो वो सीधी सी बात है, वो तो मजे काटेगा। मेरे को एक शायरी याद आ गई इसी बात पे, ठीक है। अब वो जो बंदा रील बना रहा है वो तो मजे कर रहा है, पैसे काट रहा है। तो आप ये समझ लीजिए आपके साथ होने वाला क्या है
कि वक्त आया तो मुकर गई वो, बिखरा मैं और निखर गई वो। तो वो बंदा तो खिल रहा है, आपको अपने रील में उलझा के या फिर अपनी चीज़ों में एंटरटेनमेंट करके वो आपको उलझा दिया, वो निखर गया और आप बिखर गए। तो क्या इसका रीज़न एक एआई भी हो सकता है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, एआई जो है वो पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कहीं ना कहीं वो इंसान के दिमाग पे इफेक्ट भी करता है और वो आपकी साइकोलॉजी को पढ़ के आपको सजेस्ट करता है। तो एआई इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग इन्फ्लुएंस हुए जा रहे हैं, लोग एआई के थ्रू अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपना जो डेटा है वो भी लीक कर रहे हैं, साथ बाय साथ अपनी इमेजेस लीक कर रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी हो सकता है। और इनके चक्करों में लोग एआई से वीडियो बनवा रहे हैं, जो कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है। हर एआई मॉडल उतना परफेक्ट नहीं है। आपने अपनी वीडियो बना ली, अंत में वो जो वीडियो से आपका जो डेटा है वो एआई के पास जा ही रहा है, वो उसका कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है। जो एआई सिस्टम बने हैं तो कहीं ना कहीं गूगल पे इतना सारा डेटा था, तब जाके वो एआई सिस्टम इतना बढ़िया बना पा रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने जो डेटा अपलोड किया है वो उसके लिए ट्रेंड नहीं होगा? वो बिल्कुल से बिल्कुल उसका यूज़ होगा और उसको ट्रेन करेगा एलएन को। तो इसका एक ये भी तो रीज़न हो सकता है कि हमारा जो एआई है वो रोजगार को कम कर रहा है, और जो रोजगार की कमी है वो हमारे यूथ को ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बना रही है। देखिए, अब अगर आपने एआई की बात की तो आपको बहुत 3-4 चरणों में इसको समझने की आवश्यकता है। 3-4 चरणों में आपको समझने की इसकी आवश्यकता है। पहला तो यह है कि एआई जो है वो जॉब खा भी रहा है और जॉब नहीं भी खा रहा है। एआई का सही इस्तेमाल बहुत आवश्यक है कि आप एआई का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, जितनी भी कंपनियां एआई ला रही हैं या जो आईटी कंपनियां हैं जो एआई ला रही हैं, आप एक बात वास्तविकता से समझिए कि अगर जो है एआई कंपनियां एआई ला रही हैं और एम्प्लॉय को हटा रही हैं, तो एम्प्लॉय को हटाने के बाद जब देखिए आप कोई भी प्रोडक्ट बनाइए तो हर प्रोडक्ट का एंड यूजर एक कंज्यूमर ही होता है, जो एक आम नागरिक है। जब आम नागरिक के पास ही पैसे नहीं होंगे तो क्या वो उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा? वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो कंपनियां आईटी के थ्रू या एआई के थ्रू एम्प्लॉय को हटा रही हैं, एंड ऑफ द डे उनका मोटिव यही होगा कि वो खुद भी ध्वस्त हो जाएंगी। आप जब एक एम्प्लॉय के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद उसमें गिर जाओगे। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट लाते हैं, अगर एआई इंसानों पे हावी हो गई या उसने जॉब खाई तो आप क्या समझते हैं? भाई एआई खाने को तो नहीं दे रहा है आपको, एआई खाना तो नहीं है। तो जब इस टाइप की चीज़ें होंगी, जब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा आएगी, तो एक आंदोलन इस हिसाब से हो सकता है कि सारे लोग जो है गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है आंदोलन करें। और गवर्नमेंट इंसानों से बनती है, एआई से नहीं बनती है। तो उन गवर्नमेंटों को फिर उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा कि आप एआई का जैसे यूज़ करना चाहते हैं उसको लिमिटेड कीजिए, परंतु उससे जो है लोगों की जॉब नहीं जानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका फुल फ्लेज सॉल्यूशन ये है कि एआई इम्पैक्ट तो करेगी, लेकिन एआई इंसानों से बड़ी नहीं है। पर इसके लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे यूथ को एआई रिलेटेड स्किल प्रोवाइड करने? क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए और क्या गवर्नमेंट कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ तो अभी अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं तो उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है एआई को लेके, जो कि मुझे काफ़ी हद तक अच्छा भी लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम देखिए, हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारे जो उत्तर भारत का डेटा है या पूरे उत्तर प्रदेश का डेटा है या पूरे देश का डेटा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के हाथ में जा रहा है, जिसका वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकते हैं। तो हमें खुद के कुछ एलएलएम पे वर्क करना चाहिए, हमें खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने चाहिए, ताकि कल को अगर कुछ जैसे अभी वॉर इम्पैक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से, जैसे आज हम एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो कल को हम सोशल मीडिया क्राइसिस से न जूझें, डिजिटल क्राइसिस से न जूझें। तो हमें बेसिकली अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्ट बने भी हैं, जो ने अपने प्रोडक्ट बनाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, जीमेल बनाए, लेकिन लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसमें तीनों लोग जिम्मेदार हैं। एक तो भारत की जो राजनीति है वो भारत सरकार स्वयं, दूसरा जो आप जनता को ले लीजिए कि उनको अपने यहाँ का प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है। आपको जो भी बन रहा है धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। फेसबुक जब पहले आया था तो वैसा नहीं था जैसा आज आप देख रहे हैं। तो आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कीजिए। उसमें दो फायदे होंगे, पहला आपका डेटा जो बाहर नहीं जाएगा, विदेशों में नहीं जाएगा, और दूसरी चीज़ अगर कल को फेसबुक अगर बंद होता है तो भी आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें। और तीसरी जो चीज़ है, जो हमारी आईटी कंपनियां जैसे एचसीएल हो गई या बहुत सारी अच्छी कंपनियां, ये लोग, इन लोगों के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। ये लोग अच्छा चीज़ जो यूज़ करके लोगों को बैठा के हमारे पूरे भारत को एकत्रित कर सकते हैं, जिसमें हमारे शिव नादर साहब हैं, नारायण मूर्ति जी हैं, रतन टाटा जी जो अब नहीं रहे, तो ये बाकी लोग हैं, अजीम प्रेम जी हैं, ये सारे लोग एक अच्छा इनिशिएटिव लेके भारत को एक अच्छे शेप में दे सकते हैं बेसिकली। तो आपको क्या लगता है जो अनप्रोडक्टिवनेस है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, वो क्या हमारे मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर रही है हमारे यूथ की? देखिए, बिल्कुल। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो जनता है वो भूली हुई है वो रीलों में। और रीलों में जब भूली हुई तो उसे याद नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं।
क्योंकि उसको खाने को मिल जा रहा है, सरकार जो है राशन दे रही है, तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो जा रही हैं। लेकिन कब तक ये फ्री का राशन खाएंगे? तो जरूरी ये है कि हम साथ में हमारी जो सरकारें हैं वो यूथ को एक अच्छे स्किल बेस पे ले जाएं, सिर्फ रील या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको लिमिटेड करें और हमें और प्रोडक्टिव बनाएं। जैसे आप चाइना में देख लीजिए या किसी अन्य कंट्री में देख लीजिए, वहाँ के लोग विकसित हैं, वहाँ के लोग प्रोडक्टिविटी पे सोच रहे हैं। हमारे यहाँ कंज्यूमर मार्केट इतनी बड़ी है, लगभग 150 करोड़ की हमारे यहाँ कंज्यूमर मार्केट है। सोचिए, विश्व की सबसे ज़्यादा आबादी वाला लगभग दूसरा देश है या तो समय पहला देश बन जाएगा। तो हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है जो कंज्यूम कर सकती है, लेकिन हमारा यूथ कुछ नहीं कर रहा है। हमारा यूथ सिर्फ रील में बिजी है। तो जो आप कह रहे हो कि हमारी इतनी आबादी है, हम कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, और आपने बोला कि हमारी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में आबादी, तो क्या हम डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं पूरी वर्ल्ड के लिए? ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, अगर आप डंपिंग ग्राउंड की बात बोलेंगे तो ये एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं हम जो सारी चीज़ों का यूज़ कर, जैसे आप टिकटॉक देखे होंगे, तो टिकटॉक का जो पहला चीज़ें आई उसमें सबसे ज़्यादा यूज़र क्या हुए? इंडिया के हुए। भारत का यूजर जो है वो रील बनाने में बिजी है। भारत का जो व्यक्ति है ना, जो नागरिक है, वो रील बनाने में बिजी है। और जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो बाहर के नागरिक हैं अन्य देशों के, वो प्रोडक्ट बनाने में बिजी हैं। आप कुछ बना नहीं रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, आप बस कंज्यूम कर रहे हो। तो एंड ऑफ द डे आपका कुछ नहीं हो सकता है जब तक आप अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा बताइए। आप ये चीज़ बताइए कि आप लोगों को क्या बना सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास प्रोडक्टिव नहीं रहेगी तो आत्मनिर्भर भारत कभी नहीं बन पाएगा। तो कंटेंट क्रिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उस पर एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आप कौन सा कंटेंट देखें, कितने टाइम तक देखें। आप एंटरटेनमेंट कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी भी बनिए, प्रोडक्टिविटी भी करिए, ताकि हमारा भारत महान बन सके। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है भी वो सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, छोटे शहरों में ज़्यादा चैलेंजेस है हमारे यूथ के लिए? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण ये दूंगा कि भारत की पिछली सरकारों ने या भारत की सरकारों ने लगभग से 3 या 4 सिटियों में पहले फोकस किया जो महानगर थे। उनमें सबसे पहले दिल्ली, दूसरा बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई, यही 4-5 जो कोलकाता, यही 4-5 जो शहर थे वही थे। लेकिन आप अब देखिए, इन शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो यूथ जो है, हमारा जो गांव का यूथ है, अपॉर्चुनिटी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। आपको चूंकि ये चाहिए था कि हर जो प्रदेश है उसमें 2 से 3 सिटी को आप ऐसे विकसित कीजिए जहां पे रोजगार हो, ताकि वहां के आसपास 100-200 किलोमीटर के लोग वहां पे जाके नौकरी कर सके। उससे क्या चीज़ होती है, आपका एक इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता, आपके स्टेट की जीडीपी भी अच्छी ग्रोथ होती, और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देख रहे हैं आज बड़े बड़े शहरों में, कि आपको बेंगलोर जैसे शहर में जो आपको नॉर्मली जो फ्लैट है वो 30,000 के मिल रहे हैं, वो आपको कम में मिलते, और वहाँ की पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों ही मेंटेन रहती, जो हमारी गवर्नमेंटों ने नहीं किया। क्योंकि भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है स्मार्ट सिटियों का, लेकिन अभी तक वो धरातल पे नहीं उतरा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी जो गांवों तक नहीं है, गांवों तक अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्रीकल्चर की है, और मास में अगर देखा जाए तो एजुकेशनल एरिया में वहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आपको लगता है कि जो ये अनप्रोटेक्टनेस है हमारे यूथ के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स लिया जा सकता है? आपको क्या लगता है, क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से अगर आप मेरी बात कहेंगे तो मैं ये पर्सनली मानूंगा कि सबसे पहले आप एक निर्धारण कीजिए कि आपके जो नागरिक है, कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपने नागरिकों को अच्छा बनाना है। सिर्फ सरकारें अपनी नीतियां लगा के चीज़ों को अच्छा नहीं कर सकती, इसमें नागरिक और सरकार दोनों का योगदान होना चाहिए। पहला तो ये मानता हूँ कि आप एंटरटेनमेंट के लिए 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया पर दीजिए, और सरकारें इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, और बाकी समय अगर आपको कोई एजुकेशनल कंटेंट देखना है या जो प्रोडक्टिविटी कंटेंट है वो देखिए, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो सोशल मीडिया आप एक लिमिटेशन लगाइए, आप क्या है। दूसरी बात कि आप अपने यूथ को स्किल बेस्ड बनाइए। तीसरी बात, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को थोड़ा रिस्क लेना सिखाइए। जो कि हमारी पुरानी जो पीढ़ियाँ थी, जो 2-3 दशक में पीढ़ियाँ गई हैं, उन्होंने अपने बच्चों को रिस्क लेना नहीं सिखाया, वो रिस्क लेना सिखाइए। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जो सरकारों ने जो स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया है वो धरातल पर उतरना चाहिए, उसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत करप्शन हुआ भी, जो कुछ देखने में भी है। तो सरकारें स्कीम को बहुत लॉन्च कर देती हैं, और बहुत अच्छी नीतियाँ भी हैं, परंतु समस्या इस बात की, कोई धरातल पर सही तरीके से नहीं उतर पाती, जिसके लिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं नेता या राजनेता और हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और साथ साथ ही हमारी जनता है। आप इसमें से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये पक्ष जो है वो जिम्मेदार नहीं है या ये पक्ष जो भुक्तभोगी है। इसमें सभी पक्ष जो हैं जिम्मेदार और सभी पक्ष भुक्तभोगी हैं। तो आपको क्या लगता है, पेरेंट्स और जो हमारी सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए हमारे यूथ को एम्प्लॉय बनाने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्टिव के? देखिए, आप अपने बच्चों को ऐसे चीज़ों में एंगेज कीजिए
जिससे वो चीज़ों को बनाएं, चीज़ों को बिगाड़ें, चीज़ों से सीखें उन चीज़ों को कैसे बनाना है। जैसे आप सिंपल से एक ले लीजिए कि जैसे स्कूलों में एक लैंप ही बनाना है, तो लैंप बनाना, तो लैंप के पीछे का लॉजिक क्या है? जब तक आप क्रिएटिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि सोचना, ठीक है भाई, अब आप हमें, जैसे आपने एक फार्मूला सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, E इक्वल टू MC स्क्वायर, दैट इज अगर आप मास को कन्वर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर E इक्वल टू MC स्क्वायर है तो उसी हिसाब से एनर्जी को भी तो मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, दोनों पक्ष तो बराबर ही हैं। तो ये किसी ने क्यों नहीं सोचा? जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम एनर्जी को मास में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? तो जब ये चीज़ बच्चा सोचेगा, इस टाइप की चीज़ें सोचेगा, तो उस पर रिसर्च करेगा, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो मेरा मकसद यही है कि आप अपने सोचने की क्षमता को विकसित कीजिए। अगर आपका बालक आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको परेशान मत कीजिए। मैं अध्यापकों से भी कहूँगा कि क्या पता वो कल का APJ अब्दुल कलाम हो, क्या पता कल का वो बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंटिस्ट बने। ठीक है, तो अंत में राहुल जी हम जानना चाहते हैं कि ये सरकार और यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है, आप क्या देना चाहोगे, क्या चाहोगे कि इम्प्रूव हो? देखिए, आप सबसे पहले पढ़ने फोकस कीजिए, सोसाइटी को ऑब्जर्व कीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसको समझिए और कोशिश करिए कि उसका एक नया समाधान, इजी समाधान और सस्ता समाधान निकालिए। जब आप ऐसा समाधान निकालेंगे तो निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। सो थैंक यू राहुल जी। सो बहुत ही शानदार हमारा सेशन रहा राहुल जी के साथ। और दोस्तों, भारत का युवा कमज़ोर नहीं है, बस उसे सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, जो राहुल जी ने समझाया। और उस पर जो लोग भी वीडियोस देख रहे होंगे वो लोग फोकस करेंगे और गवर्नमेंट तक की बातें पहुंचाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द बॉक्स so that we can know, and if you have any more suggestions let us know. Thanks everyone.